नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे का आज आखिरी दिन है। दिन में G20 सम्मेलन की दूसरे दिन की बैठक में शामिल होने के बाद पीएम मोदी रात में ग्लासगो के लिए ही रवाना होंगे। और आपको ये भी बता दें कि आज COP26 की बैठक में ही जलवायु परिवर्तन पर चर्चा होगी और G20 के इधर पीएम मोदी आज जर्मनी के चांसलर के अलावा ही कुछ और नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि इटली में प्रवासी भारतीयों और भारतवंशी लोगों से उनकी शानदार बातचीत हुई है और इसमें जो भारत के बारे में अध्ययन करने वाले लोगों के अलावा वे भी शामिल थे और जिनका बीते सालों में ही अपने मूल देश में करीबी संबंध बन चुका है। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इटली आए प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के दूसरे दिन ट्विटर के जरिए रोम में समुदाय के साथ संवाद की झलकियां साझा की है। मोदी ने ट्वीट किया, बीती शाम इटली के प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ रोम में शानदार संवाद हुआ और इनमें वे शामिल थे जो भारत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और वे भी जिनका बीते सालों में हमारे देश के साथ करीबी संबंध विकसित हुए हैं। विविध विषयों पर भी उनके विचारों को सुनना बढ़िया अनुभव रहा। और आज G20 शिखर सम्मेलन के लिए भी पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए भी पार्टियों के 26वें सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भी ग्लासगो के लिए भी रवाना होंगे। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी जाकर पटेल जी को श्रद्धांजलि दी है। और आपको ये भी बता दें कि अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन सभी को प्रेरणा देता है। अमित शाह ने कहा कि आज जो परंपरा हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिन के रूप में ही मनाने की परंपरा को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है और मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं कि सदियों में कोई एक सरदार बना है और वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। अमित शाह ने आगे ये भी कहा कि सरदार पटेल जी की दी हुई प्रेरणा ही आज देश को एक और अशोषण और रखने की ओर कार्य करता है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने में एकजुट रखने में सफल हुई है। केवड़िया किसी जगह का नाम नहीं है, ये तीर्थ स्थान बन गया है। राष्ट्र की एकता का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल है और आज ये आसमान को छूने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी एक दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जब देश में 2014 में बदलाव हुआ, मोदी जी ने भी नेतृत्व में ही सरकार बनी, तब 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और ये इसलिए किया गया कि वर्षों तक आजादी के सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया वो देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का परेड का आयोजन किया गया है। इस दौरान अमित शाह के अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। देश में अगले साल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कल उत्तराखंड के दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नमाज को लेकर कांग्रेस की पिछली सरकार पर भी निशाना साधा है। अमित शाह ने बयान पर अब कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि अमित शाह को अधिसूचना जो है वो दिखाएं और जिसमें कांग्रेस सरकार ने शुक्रवार को नमाज के लिए छुट्टी का आदेश दिया है। अमित शाह ने इस बयान को लेकर भी कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पलटवार किया है। और आपको ये भी बता दें कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा उन्होंने कि मैं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर अमित शाह के साथ डिबेट के लिए तैयार हूं। मैं अमित शाह पर तर्क वितर्क में भारी पड़ूंगा। और शुक्रवार की छुट्टी पर भी हरीश रावत ने कहा कि अमित शाह को भी अधिसूचना दिखाएं, जिसमें हमने शुक्रवार की छुट्टी के लिए लिखा। वहीं हरीश रावत ने अमित शाह के दौरे को लेकर भी कहा कि जिस तरह से
घसियाई योजना पर महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इससे महिलाओं का अपमान बीजेपी सरकार ने किया है। हरीश रावत ने यह भी कह दिया कि जहां एक और महिलाएं राज्य में नाम आगे बढ़ा रही हैं, वहीं बीजेपी ने उन्हें घसियारी का नाम देकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को कहा कि 2024 में उस गठबंधन की सरकार केंद्र में आएगी जिसमें कांग्रेस प्रमुख पार्टी होगी। पुणे प्रेस क्लब में ही द्वारा आयोजित जेएस क्रांतिकर स्मृति जो है उनके देने में ही उसके बाद ही उन्होंने राउत ने यह भी साफ कह दिया कि बिना कांग्रेस के ही कोई सरकार नहीं बन सकती, जो देश की प्रमुख और गहरी जड़ों वाली पार्टी है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल भी है और अन्य दल क्षेत्रीय हैं। कई दशकों तक बीजेपी के सत्ता में रहने संबंधी राजनीतिक रणनीतिकार और प्रशांत किशोर के बयान के बारे में भी पूछे जाने पर राउत ने साफ कहा कि बीजेपी भारतीय राजनीति में रहेगी, लेकिन विपक्षी दल के रूप में उन्होंने कहा कि बीजेपी दावा करती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव हार जाती है तो वो विपक्षी पार्टी बन जाएगी। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी 105 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल है। बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर राउत ने यह भी कहा कि इस समय हमारा ध्यान दादरा नगर हवेली और गोवा पर है। उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिए अभी समय है और हम उत्तर प्रदेश में छोटे दल हैं, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। राउत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केवल अपने पक्ष में खबरें चला चाहती है और उन्होंने ये भी कहा कि एक अखबार ने गंगा नदी में तैरती लाशों पर खबर प्रकाशित की तो आयकर विभाग ने उसके दफ्तरों पर छापेमारी की। उन्होंने आरोप लगाया कि जो उद्योग कारोबार के लिए भी लाइसेंस चाहते हैं, उन्हें मीडिया संस्थानों में भी निवेश कराया गया ताकि सरकार मीडिया पर नियंत्रण कर सके। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शनिवार को एलओसी में से सटी अग्रिम चौकी के पास गश्त के दौरान ही हुए विस्फोट की चपेट में आने से एक अधिकारी समेत सेना के 2 जवान शहीद हो गए। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और आपको ये भी बता दें कि नौसेना सेक्टर के कलाल इलाके में ही धमाका हुआ। उस समय धमाका हुआ बताया जा रहा है जब सेना के एक कॉलम सीमा से ही आतंकवादियों की घुसपैठ हुई थी और रोकथाम संबंधी उपायों का जायजा लेने के लिए गश्त कर रहा था। उन्होंने कहा कि घटना में एक लेफ्टिनेंट समेत 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तत्काल पास के ही सैन्य अस्पताल ले जाया गया है, जहां बाद में उनकी मौत हो गई है। और आपको ये भी बता दें, अधिकारियों ने ये भी जानकारी सामने रखी है कि जिस जगह पर धमाका हुआ उस स्थान पर सेना के बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी ताकि सीमा पार से ही घुसपैठ को रोका जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि धमाका किस तरह का था, इसके बारे में तत्काल पता नहीं चल सका है। हालांकि गश्त दल को जो निशाना बनाने के लिए आतंकवादियों द्वारा आईईडी लगाने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कहा कि सेना ने प्रवक्ता ने धमाके की पुष्टि की है और कहा है कि आगे के विवरण की प्रतीक्षा है। देश में दिन पर दिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ईंधन के दामों में भी आसमान छू लिया है। वहीं देश में आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है और आज भी पेट्रोल और डीजल 35 पैसे महंगा हुआ है। दिल्ली में आज तक 1 लीटर पेट्रोल का दाम 109.34 रुपए और 1 लीटर डीजल का दाम 98.7 रुपए हो गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की राजधानी कोलकाता में भी पेट्रोल और डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं और यहां तक कि यहां पर आपको बता दें कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत जो है वो 109.69 रुपए और 1 लीटर डीजल की कीमत 101.19 रुपए हो गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 115.15 रुपए और वहीं डीजल की कीमत की बात की जाए तो वहां पे 106.23 रुपए में मिल रहा है। वहीं दक्षिण राज्य चेन्नई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 106.4 रुपए है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत की बात करें तो 102.25 रुपए में मिल रहा है। अगर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से वहां की बात कर ले तो वहां भी लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े ही हैं और आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से
सटे मध्य प्रदेश के आखिरी जिले बालाघाट में भी पेट्रोल की कीमत में एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 120.41 रुपए है और जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत की बात करें तो 109.67 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं इसको लेकर। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में ही बल्लभनगर की सीट कांग्रेस जीत रही है और इसके बाद ही आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाने वाली धरियावद सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है और अगर यहां बीजेपी जीतती है तो मार्जिन पिछले चुनावों की तुलना में काफी घट जाएगा। बीजेपी के नेता भी इस सीट को लेकर स्पष्ट बात नहीं कर पा रहे हैं और उपचुनाव के ही दोनों सीटों पर एग्जिट पोल भी कराया तो सामने आया है कि बल्लभनगर में ही चौतरफा मुकाबला और सहानुभूति के चलते ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। वहीं धरियावाद में भी कांटे की टक्कर बनी हुई है और ये भी तय किया जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर हार जीत का मार्जिन काफी कम रहेगा। और आपको ये भी बता दें कि बल्लभनगर में यह 3 से लेकर 5,000 तो धरियाद में ही ये 5 से 8,000 के बीच ही हो सकता है और धरियावद में ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गौतम लाल मीणा 23,000 मतों से जीते थे और इतना ही नहीं, इनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई थी। बल्लभनगर में ही 3700 मत से ही कांग्रेस ने गजेंद्र सिंह शेखावत के जनता सेना के रणवीर सिंह और भिंडर को हराया था। बल्लभनगर में ही कांग्रेस का प्रीति शेखावत को ही टिकट देने का भी फैसला सही साबित नजर आ रहा था और आपको ये भी बता देते हैं कि जो इसके लिए नुकसानदायक था वो साबित होता दिख रहा था और यहाँ बीजेपी इतिहास दोहरा सकती है क्योंकि बीजेपी के झाला जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर के राजपूत वोट काट रहे हैं। इसका फायदा कांग्रेस के प्रीति शेखावत को भी हो सकता है और आरएलपी से चुनाव लड़े उदयलाल डांगी ने भी सबसे ज्यादा बीजेपी फिर जनता सेना और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। इधर पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन से बनी सहानुभूति और उनके विधायक बनने से लेकर अब तक हुए कुल बड़े कामों के फायदा जो है प्रीति शेखावत को मिलता दिख रहा है और यहाँ सरकार बनने के बाद से ही अब तक बल्लभनगर का पंचायत समिति बनना, भिंडर में गर्ल्स कॉलेज शुरू होना और बल्लभनगर में ही सैटेलाइट अस्पताल शुरू होना और वो बड़े काम हैं जिन्होंने जनता को प्रभावित भी किया है। पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने के चलते थोड़ी नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य कर्मचारियों को दिवाली से पहले बड़ी सौगात दे सकती है। सरकार दिवाली से पहले महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डीआर का भुगतान कर सकती है। यदि ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त विभाग ने जुलाई से बढ़े 3% डीए और डीआर भुगतान के दस्तावेज भी तैयार कर लिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार अपने कर्मचारियों को दिवाली पर ये सौगात दे सकती है और ये भी आपको बता दें कि इस समय राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 28% की दर से ही डीए भुगतान कर रही है। 3% डीए बढ़ने से ये दर जो है 31% हो जाएगी और अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हो सकता है। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्टूबर के वेतन के साथ ही नवंबर में इसे नगद देने का प्रस्ताव है और इसके अलावा जुलाई से सितंबर तक का 1 पैसा एरियर के रूप में ही या भविष्य विधि खातों और अन्य बैलेंस शीट के जरिए ही दिया जाएगा। और अगर यूपी में योगी सरकार ऐसा करती है तो लाखों पेंशन लेने वाले लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। और जानकारी ये भी सामने आई है कि कर्मचारियों को 30 दिन का 6,908 रुपए बोनस मिल सकता है और वही बोनस का 25% भाग कैश और 25% जीपीएफ में भेजा जाएगा। पाकिस्तान से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ रविवार को
T20 विश्व कप सुपर 12 चरण का महामुकाबला भारतीय टीम के लिए करो या मरो का होगा और विराट कोहली की कप्तानी की भी ये अग्नि परीक्षा होगी, जिसमें उन्हें अपनी टीम से अपेक्षाओं का खरे उतरने और एक उम्मीद भी है। और आपको ये भी बता दें कि पिछले रविवार को पाकिस्तान से 10 विकेट से मिली करारी हार को भुलाकर भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करना होगा। न्यूजीलैंड जैसी बेहतरीन टीम के सामने ये उतना आसान नहीं है। टीम सऊदी और ट्रेंट बोल्ट खासकर भारतीय बल्लेबाजों के लिए अक्सर परेशानी का सबब बनने आए हैं और अहम रहेगी। और टॉस की भूमिका ऑस को देखते हुए टॉस की भूमिका अहम रहेगी। ऐसे में कोहली टॉस जीतकर ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि उनके शीर्ष बल्लेबाजों को ऑस के बीच ट्रेंट बोल्ट की खतरनाक स्विंग नहीं झेलनी पड़े, क्योंकि वो शाहीन शाह और अफरीदी से भी ज्यादा कहर बरपा सकते हैं। सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत से भी बेहतर प्रदर्शन जो है उसकी उम्मीद होगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।